नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी एमटीएस 2024 का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है आपका जारी कर दिया गया है। आप लोग में से बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी रहे होंगे। जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म को भर लीजिएगा, लास्ट डेट तक इंतजार आपका नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा इसके अलावा कि आपका जो एसएससी एमटीएस में जो जीके है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपका इंग्लिश है वो भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीके और इंग्लिश का इस दोनों का ही महत्व आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में है। बाकी दो और सब्जेक्ट हैं जो कि आपका रीजनिंग है और आपका मैथ है, उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपका क्वालिफाइंग है। जो मेरिट आपका बनेगा वो आपका जीके से और आपका इंग्लिश से ही बनेगा, और आपका मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा। इसके बाद दोस्तों आपका सीधे ज्वाइनिंग लेटर आता है। अगर आप एमटीएस चॉइस किए होंगे तो हवलदार अगर चॉइस करते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस 25 क्वेश्चन को जो जीके का पूछा जाता है वो हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से कवर करने वाले हैं। अगर जितना भी पीवाईक्यू का क्लास चलता है मे भी आपका 50 से 55 क्लास चले, अगर आप इनको देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप 25 में से आप 22 से 23 क्वेश्चन जो कि आपको पीवाईक्यू से ही और जो कि सोल्यूशन आप कर पाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 2 से 3 प्रश्न जो करंट अफेयर्स का होता है उसके लिए भी अलग से आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं आप लोग नोटिफिकेशन बिल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हुआ है कि करगम लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो करगम लोक नृत्य की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, करगम लोक नृत्य आपका तमिलनाडु संबंधित है। इसके अलावा यह नृत्य आदि माह के दौरान अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में वर्षा देवी भारी अमन और नंदी देवी गंगई अमन की स्तुति में किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु के करगम जो नृत्य है, करगम था ना, तो करगम के अलावा तमिलनाडु में एक आपका भरतनाट्यम भी आता है जो कि आपका तमिलनाडु का क्या है तो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो भरतनाट्यम का जो जिक्र है आपका नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके भरत मुनि हैं, तो इसको भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इसके अलावा भरतनाट्यम से एक और आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, तो सतीरट्टम इसका दूसरा नाम है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कोलट्टम है और कुम्मी है जो कि आपका तमिलनाडु का ही नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से आपका घूमर है, कालबेलिया है। कालबेलिया से आपको याद रखना है गुलाबो सपेरा का नाम। ठीक है, गुलाबो जो सपेरा है उनका संबंध कालबेलिया नृत्य से ही है, तो गुलाबो सपेरा को याद रखना है। इसके अलावा आपका भवई है और चरी भी है। इसके अलावा असम से याद रखना है बिहू को। बिहू के बारे में आपको लोग मालूम होगा कि यह दोस्तों आपका एक नृत्य भी है, ये आपका एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, ये एक बार सवाल आया था आपका कि ये निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का भी प्रकार है और आपका फेस्टिवल का है, तो उसका राइट आंसर बिहू था। बिहू 3 प्रकार का बनता है, माघ बिहू, काटी बिहू और एक बिहू है। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका सतरिया नृत्य है। सतरिया नृत्य की बात करते हैं तो ये भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य आपके हैं, उनमें से आपका एक सतरिया है जो कि आप असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को 2000 ईस्वी में है जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आपका एक बगुरुम्बा है, एक आपका झूमुर नृत्य है जो कि आपका असम का है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से आपका झूमर है। इसके अलावा फाग नृत्य है, धमाल है, खोड़िया है, ये सभी आपका कहाँ संबंधित है, तो ये सभी आपका हरियाणा से संबंधित है, तो इन सभी को भी याद रखना है। अभी हम लोग राजस्थान, असम, हरियाणा और तमिलनाडु को देखें क्योंकि आपके ऑप्शन में यही चारों थे, तो आगे आगे जैसे जैसे ऑप्शन मिलेंगे हम लोग 2800 राज्य के नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को कवर कर लेंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को तो कवर हम लोग यहीं भी कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। 2 शास्त्रीय नृत्य आपका हो गया, एक आपका सतरिया हो गया, एक आपका भरतनाट्यम हो गया। इसके अलावा 2 याद रखना है आपका केरल से। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, एक आपका मोहिनीअट्टम है, इसको भी याद रखिएगा मोहिनीअट्टम, और एक आपका है कथकली। ठीक है, ये दोनों आपका केरल से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका कथक है जो कि आपका उत्तर भारत जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इससे संबंधित है। इसके अलावा 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। एक आपको क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी की बात जब आई गई है तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है कृष्णा जिला, ठीक है। कृष्णा जिला में एक आपका गांव है कुचिपुड़ी, इसी गांव के नाम से आपका कुचिपुड़ी का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दो आपका राज्य के ऊपर ही है, एक आपका है ओडिसी जो कि आपका कहाँ का है, तो ये आपका उड़ीसा का है, ठीक है। और एक आपका है मणिपुरी, मणिपुरी की बात करते हैं, ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर का है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जब आपसे भारत का संस्कृति मंत्रालय की है, आप लोग को मालूम होगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है तो ये 9 हो जाता है। ये 8 तो सेम होता है, लेकिन एक जो आपका लोक नृत्य होता है, एक आपका छऊ, जिसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। छऊ का 3 प्रकार है। एक प्रकार है आपका पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका झारखंड से है। एक आपका है मयूरभंज छऊ। तो मयूरभंज छऊ की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा का है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सभी आपका लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ड बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। इस बुक से आप एसएससी एमटीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसका एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसमें एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए आपको 2150 प्लस एमसीक्यू प्रश्न, जो कि हल व्याख्या सहित रहेगा। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 10 सोल्व पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि जिसका एग्जाम 2023 में आपका कंडक्ट हुआ है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, उत्तर के साथ साथ उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। ये पुस्तक जो है आपका 100% गारंटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और ये जो पुस्तक है हर हाल में अन्य पुस्तकों से सबसे बेस्ट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस 2024 का इनका स्टडी गाइड भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपना नाम एसएससी एमटीएस के रिजल्ट में अपना नाम मेरिट लिस्ट में पा सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा chaksubooks.com पर भी इस पुस्तक को आप लोग पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा, अमेजन पर भी मिलेगा, स्नैपडील पर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश करते हैं। 4 अपराध का नाम दिया गया है। असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कोजिनेबल ऑफेंस, इसके अलावा क्रॉस अपराध, इसके अलावा नज़रबंदी अपराध, इसके अलावा संज्ञेय अपराध यानी कि कोजिनेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संज्ञेय अपराध, ठीक है। अगर आप संज्ञेय अपराध करते हैं तो आपको जो पुलिस है बिना किसी वारंट के, बिना किसी न्यायालय के आदेश पर आपको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। ये अपराध क्या होता है, ये अपराध पुलिस सीधे अपराध संज्ञान लेती है और उसे अदालत की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में आप जैसे हत्या किसी का कर दिए, ठीक है, हत्या करने में पुलिस थोड़ी जाएंगी न्यायालय को पूछने कि इसको गिरफ्तार करें कि ना करें, डायरेक्ट आपको कर लेगी। इसके बाद आपको बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, अपहरण हो गया, जालसाजी हो गया, ठीक है, ये सभी अपराध आपका संज्ञेय अपराध है। उसके बाद बात करते हैं हिरासत अपराध का। हिरासत संबंधी अपराध आमतौर पर उन अपराधों को संदर्भित करता है जिनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कानून प्रवर्तन के द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इनमें छोटे छोटे दुष्कर्म से लेकर बड़ी गुंडागर्दी तक उल्लंघन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एक आपका होता है गैर संज्ञेय अपराध। गैर संज्ञेय अपराध भारत की कानूनी व्यवस्था में एक अवधारणा है, वह अपराध है जिनमें एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आमतौर पर राज्य या व्यक्तियों के विरुद्ध कम गंभीर अपराध है। इसके अलावा एक आपका आता है परस्पर अपराध। परस्पर अपराध की बात करते हैं तो परस्पर अपराध तब घटित होता है जब किसी घटना में शामिल 2 या 2 से अधिक पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध आपराधिक अपराध का आरोप लगाते हैं। उदाहरण के लिए किसी शारीरिक विवाद में दोनों पक्ष ये दावा कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष हमलावर था और वे स्वयं आत्मरक्षा में कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें क्रॉस केस या परस्पर अपराध कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत आपका किस देश में स्थित है। तो सिंजियांग जो प्रांत है ये दोस्तों आपका चीन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम था आपका इसका, सिंजियांग। सिंजियांग की बात करते हैं तो चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत स्तरीय विभाग और
विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश उपखंड है। इसके अलावा इसकी सीमा मंगोलिया से, रूस से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और आपका भारत से लगता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 25 मिलियन है और बहुसंख्यक जाति समूह में उइघुर और हान चीन समेत अन्य शामिल है। यह तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसमें बड़े खेत भी हैं जहाँ कपास, गेहूँ और फल उगाए जाते हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से विविध है, जहाँ उइगर, कजाक, ताजिक, हुई, किर्गिज, मंगोल और कई अन्य प्रकार की जातियों का मिश्रण रहता है। इस्लाम कई जातीय समूह विशेषकर उइगर और कजाकों के मध्य प्रमुख धर्म है। इसके अलावा चीनी सरकार द्वारा उइगर आबादी के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के आरोप के कारण यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का विषय भी रहा था। इसमें कई सोने की खदानें और खदान दहने जैसी घटनाएं अक्सर ऐसी घटनाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण खबरों में आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया था, शतरंज, गोल्फ, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका शतरंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैग्नस कार्लसन जिसका जन्म 30 नवंबर 1990 को नॉर्वे में हुआ। उन्होंने शतरंज में शुरुआती रुचि दिखाई, बहुत कम उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। कार्लसन अपनी सार्वभौमिक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कार्लसन अस्त्रगत खेल और गतिशील सामरिक स्थितियों दोनों में उत्कृष्ट हैं। लंबी रणनीतिक लड़ाई में विरोधियों को मात देने की उनकी क्षमता को अक्सर उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट। ठीक है, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट होता है, तभी जाकर ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का जो कि विकास होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास ने भारत में वस्त्र उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इसमें गिरावट आई। इस अवधि को अक्सर औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसने विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी में एक बड़े बदलाव को चिन्हित किया। ब्रिटेन के कपास उद्योग ने कपड़ा मशीनरी में तेजी से विकास और प्रगति का अनुभव किया। विशेष रूप से स्पिनिंग जेनी और पावर पुलम के आविष्कार के साथ इस तकनीकी नवाचार ने सूती वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी, जिससे वो वैश्विक बाजार में सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1982 में एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने किया था? तो वर्ष 1982 की बात करते हैं, तो एशियाई खेल का मेजबानी किया गया था अपना देश भारत के द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर भारत होगा। इस एशियाई खेल को आपका एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महाद्वीपीय बहु खेल प्रतियोगिता है जो पूरे देश भर में एथलीटों के मध्य हर 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था और सौभाग्य देखिए कि ये खेल पहला वाला अपना देश भारत में ही नई दिल्ली में हुआ। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है एवर एंड भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा ये दिया गया था। अब तक बात करेंगे तो भारत में 2 बार एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है। पहला 1951 में शुरुआत में ही जब शुरू हुआ था, दूसरा आपका 1982 में। अब बात करते हैं अभी हाल ही में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 2022 में। ये कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों आपका चीन में हुआ था। चीन के हांगजो एक शहर है, वहीं पर दोस्तों आपका एशियाई खेल 2022 जो कि हुआ है। इसके अलावा एशियाई खेल 2026 की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका जापान में होगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एशियाई जो खेल है हर 4 साल के बाद आपका आयोजित होता है। तो 22 में हुआ, इसके बाद आपका 2026 में होगा। तो 26 आपका जापान में होना प्रस्तावित है, 22 वाला चीन हांगजो में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका ध्रुवीय क्षेत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एस्किमो स्वदेश सर्क पोलर लोग हैं, जहां पारंपरिक रूप से पूर्व साइबेरिया, रूस से अलास्का, संयुक्त अरब अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड तक उत्तरी सर्क पोलर क्षेत्र में रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह का एक भाग ध्रुव के ऊपर एक टोपी बनता है, जिसकी विशेषता ठंडी जलवायु है। विश्व में 2 मुख्य ध्रुवीय क्षेत्र हैं, एक आपका आर्कटिक, एक आपका अंटार्कटिक। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध के शीर्ष लगभग 5 मिलियन वर्ग मील को कवर करता है। इसके बाद आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन साल भर उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ऊंचे पेड़ों वाला एक जंगल है, जहां सालाना औसतन 50 से 260 इंच बारिश होती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऐसे क्षेत्र पश्चिमी घाट
असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं वे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और जहां शुष्क मौसम कम होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगला है सवाना घास का मैदान। सवाना घास के मैदान की बात करते हैं तो ब्राज़ील में जो सवाना घास का मैदान है उसे कैंपोस कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये घास के मैदान 24 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य स्थित होता है, जिसमें आपका उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह पौधे की प्रजातियों में समृद्ध है और वन पारिस्थितिकी प्रणाली की तुलना में अधिक विविध है। यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र है और वर्षा पूरे वर्ष नियमित रूप से वितरित होती है। इसके अलावा घास का मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतर घास ही होती है। नेक्स्ट आपका है शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं तो एक शुष्क क्षेत्र जिसे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, पौधे और जानवरों के जीवन की वृद्धि, विकास में बाधा डालने या रोकने की सीमा तक उपलब्ध जल की गंभीर कमी से परिभाषित किया जा सकता है। इस कठोर वातावरण की विशेषता आमतौर पर बेहद कम वर्षा, उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण दर है। जल की कमी के कारण शुष्क क्षेत्रों में जैव विविधता अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश की व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों आपका बंधुता होगा, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा भारत की प्रस्तावना की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग पहले भारत की प्रस्तावना को देखिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये है आपका भारत की प्रस्तावना जिसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and secure all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and promote among them all. इसके अलावा है fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा गया है आपका, जैसे द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सो वरिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ठीक है, 26 नवंबर 1949, इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब बनता है और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब तो बनता है, वो तो मतलब की बात है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं वो आपका मेन है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसके अलावा प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये आपसे पूछा गया था। से दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रस्तावना का 4 घटक है, 4 कंपोनेंट्स है, इसको देखिए। और यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत है जो कि क्या है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो संविधान का स्रोत है जो कि हम भारत के लोग के साथ ही नहीं थे। इसके बाद इस बात की घोषणा करता है कि भारत क्या है, भारत एक आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है। इसके अलावा ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसके बाद है कि यह उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। आज आपका SSC CHSL का एग्ज़ाम था 5 जुलाई को। यहाँ से आपके 3rd या 4th स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ था या संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 26 नवंबर 1949 था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन आपका संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान है जो कि पूरे देश में लागू हुआ था। तो इन दोनों डेटों को याद रखना है। बाकी प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या कुछ देखते हैं, जैसा कि आपका है संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी।
तो प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत जो है एक आपका संप्रभु देश है। आखिरकार संप्रभु होता क्या है? तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता राष्ट्र संपन्न है। ठीक है, यानी कि पहले जो ब्रिटेन का जो आपका शासन हुआ करता था, ठीक है, वो चीज़ अब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन हो या कोई भी विदेशी हो या कोई भी आंतरिक शक्ति हो, वो कुछ भी दावा हम लोग के देश में नहीं कर सकती है। और भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में ही देश में कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि हमारा देश का जो कानून है वो कोई अदर देश नहीं बनाएगा, जैसे कि पहले ब्रिटेन बनाता था वो नहीं बनाएगा। अब हम लोग देश का कानून खुद बना सकते हैं, इसे ही हम लोग सोवरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं। इसके बाद है आपका समाजवादी, जिसे कि हम लोग सोशलिस्ट के नाम से जानते हैं। समाजवादी जो शब्द है आपका पहले प्रस्तावना में नहीं था। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, उसी के माध्यम से आपका 3 शब्द जोड़ा गया था। एक तो आपका समाजवादी, एक आपका धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, एक आपका जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। पहली बार संशोधन हुआ था और लास्ट बार ही संशोधन हुआ है। ये जो 42वां जो संविधान संशोधन है 96, ये तो अपने आप में एक आपका लघु संविधान था, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपका ये 3 है, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद आपका एक और है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो इसी के संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 10। ठीक है, 10 जोड़ा गया था सोन सिंह समिति के सिफारिश पर, लेकिन सोन सिंह समिति जो है वो 10 जोड़े जाने का आपका निर्देश नहीं दिए थे, 8 ही दिए थे, लेकिन 10 जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा। और बाकी जो एक मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। खैर ये सब बात की बातें हैं, जब हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे वहाँ हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रस्तावना को देख रहे हैं, तो प्रस्तावना को देखिए, ये इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ होता है समाज की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है और लोकतांत्रिक समाजवाद का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था भी कैसा है? तो आपका मिश्रित ही है, जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं और इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट आपका वर्ड है सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ये भी आपका शब्द 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्म को राज्य से समानता, सुरक्षा, समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 18 में एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल करता है। आप लोग को मालूम होगा मौलिक अधिकार के विषय में, खैर यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे, जब मौलिक अधिकार आएगा उस समय देखेंगे। फिर भी आप लोग को बता देते हैं कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। उसी 6 में आपका जो एक आपका मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला शब्द है आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोग के द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता हैं। अगला है आपका गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की बात करते हैं तो एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ आप लोग देखते होंगे कि राज्य का जो वास्तविक प्रमुख है वो आपका प्रधानमंत्री है, और जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है लोग ही करते हैं एक तरह से। ठीक है, लोग आपका लोकसभा का सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो लोकसभा का सदस्य आपका पीएम को इलेक्ट करता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथ में निहित होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी आप लोग देखते होंगे आपका होता है एकल समानुपातिक के आधार पर, जहाँ पर आप लोग देखते हैं संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों
सदनों के सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति देश का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और वास्तविक आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला है न्याय यानी कि जस्टिस। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान के द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिसमें संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है, और भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। अगला है आपका स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। स्वतंत्रता का तात्पर्य है एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। अगला वर्ड है आपका समानता यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी की बात करते हैं तो समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। तभी आप लोग देखते होंगे कि भारत में कितना से कितना बड़ा आदमी हो वो सब कहाँ रहते हैं, कानून के अंदर रहते हैं, ठीक है। या छोटा आदमी हो वे सभी कानून के अंदर रहते हैं और सभी को एक प्रकार समान रूप से व्यवहार में लाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति अवसरों की समानता प्रदान करती है, और संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। अगला है आपका भाईचारा यानी कि फर्टिनिटी। तो भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। इसके अलावा प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार ही संशोधन किया गया था, वो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द हैं, एक आपका समाजवादी है, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष है और तीसरा आपका अखंडता है, ठीक है। अब लास्ट में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या यानी कि प्रेम्बल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया है। तो हाँ, 2 बार किया गया है। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। तो बेरूवारी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका ये बनता है कि किस संवाद में या किस वाद में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना है जो कि संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये कहा था बेरूवारी यूनियन वर्सेस भारत मामले में, जो कि 1960 का मामला है। दूसरा मामला आपका आया 1973 में, केशवानंद भारती मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और यह कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन ही किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है किस मामले में कहा गया संविधान का हिस्सा नहीं है और किस मामले में कहा गया संविधान का हिस्सा है, तो इसको याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि केशवानंद भारती जो मामला था 1973 का, वो अब तक का सबसे बड़ा बेंच का मामला था, यानी कि इसमें ही आपका 13 बेंच बैठा था इस मामले में की सुनवाई के लिए, ठीक है। तो ये आपका संविधान से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हैं। तो आशा करते हैं सभी फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है कि अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। तो प्रांतीय केंद्र नहीं था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर तो आपका इंद्रप्रस्थ होगा। इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ अशोक के शिलालेख के अनुसार शहर मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल के दौरान का साम्राज्य, पूर्ववर्ती मगध साम्राज्य नहीं, प्रांतीय केंद्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं था, वह आपका इंद्रप्रस्थ है। माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो है एक प्राचीन शहर है जहाँ वर्तमान दिल्ली शहर स्थित है। और प्राचीन भारतीय साहित्य विशेषकर महाभारत, जो प्राचीन महाभारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, इसका अवसर उल्लेख में किया गया है। और महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और इस महाकाव्य के नायक थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि यह एक शानदार समृद्ध शहर था जिसे भगवान कृष्ण के आज्ञा पर दिव्य वस्तुकार विश्वकर्मा के द्वारा उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। बाकी मगध समाज के 5 प्रांत कौन कौन से थे उसको देखते हैं। तो 5 प्रांत में एक आपका था उत्तर पथ जो कि उत्तरी प्रांत और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती पथ जिसकी जो कि पश्चिमी प्रांत हुआ करता था और इसकी राजधानी थी उज्जैन। तीसरा था आपका
दक्षिणा पथ जो कि दक्षिण प्रांत थी और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। अगला है प्रचेत पथ जो कि पूर्वी प्रांत था और इसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली। अगला है मगध जो कि पूर्वी प्रांत था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और अगला है, ठीक है, तो यही आपका है 5 है, इसको याद रखिएगा। बाकी मगध की बात करते हैं, बाकी हम लोग बात करते हैं अशोक के अधीन मगध समाज के प्रसिद्ध अधिकारी। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं आपका प्रादेशिका जो जिले के प्रशासन का प्रभारी था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका है राजुका जो कि भूमि माप के लिए ग्रामीण अधिकारी था। इसके अलावा एक आपका युक्ता है जो कि राजा के राजस्व के अधीनस्थ अधिकारी था। इसके अलावा नगर प्रशासन नागरथ के अधीन था। इसके अलावा समर्थ राजस्व कलेक्टर थे। सनिंद कोषाध्यक्ष था। शीताध्यक्ष कृषि का प्रमुख था। पन्याध्यक्ष आपका व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख था। इसके अलावा अशोक को देवना प्रिय प्रदेशी के रूप में भी जाना जाता है और 1837 में जेम्स बिशप के द्वारा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए एक शिलालेख से पता चलता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर जेम्स बिशप होगा। कब पढ़ा था भाई, तो 1837 में पढ़ा था, इसको भी याद रखिएगा। और अशोक ने धम्म यानी कि जीवन जीने का तरीका का नीति भी दिया था। अशोक के बारे में आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए। अशोक की बात करते हैं तो अशोक आपका मौर्य शासक था। मौर्य शासक कहें तो मौर्य साम्राज्य का शासक था और मौर्य साम्राज्य का ये आपका तीसरा शासक था, यानी कि इससे पहले 2 शासक हो चुके थे। तो अशोक से पहले आपका हुआ बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार की बात करते हैं तो अशोक का पिता हुए। बिंदुसार के पहले भी आपका हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके ही नाम पर इस साम्राज्य का नाम पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था यही आपका मौर्य समाज का स्थापना किया था, ठीक है। और स्थापना जो किया था किसको स्थान पर किया था या किस वंश को हटाकर किया था, तो यह आपका क्या था, नंद वंश को हटाकर। और नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, ठीक है, उसको मारा था और मार गिराकर इस वंश का स्थापना किया था, मौर्य वंश का, ठीक है। और किसकी सहायता से किया था, तो कौटिल्य, जिसे कि हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं, उन्हीं की सहायता से किया था। और चंद्रगुप्त बाद में चलकर ये जो कौटिल्य है या चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य का आपका पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बन गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पीए जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो कि आपका बार बार एग्जाम में आता है। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके चल के चंद्रगुप्त के बाद आपका इसका बेटा शासक बनता है बिंदुसार। इसके बाद आपका अशोक शासक बनता है। अशोक आपका तीसरा शासक था। इसके अलावा अशोक के द्वारा आपका कलिंग युद्ध लड़ा जाता है 263 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया था, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्सों को याद रखना है। बाकी और जो भी फैक्ट्स मिलेंगे उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेसिनेटेड एज, यानी कि एक केंद्रक झिल्ली के साथ साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को इस रूप में नामित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यूकैरियोटिक कोशिका इसका राइट आंसर होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। यहीं पर कोशिका का डीएनए संग्रहित होता है और ये कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी और अधिक जटिल होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यजालिका, गोल्जी एपरेटस सहित विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली से घिरे होते हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पौधे, जानवरों, कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जा सकती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जटिल संरचनाकार की विभाजन विशेषज्ञता में सहायता करती है जो इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक जटिल कार्य करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विश्व बैंक वर्गीकरण यानी कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत डैश की श्रेणी में आता है। तो जो भारत है वो आपका निम्न मध्य आय वाले देश के श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक के 2020-21 के आय स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि भारत की प्रति व्यक्ति GNI, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका $1136 से $4465 के मध्य है। और 2020 में भारत का प्रति व्यक्ति आय GNI आपका कितना था, 1970, जो इसलिए जो भारत है आपका निम्न मध्य आय श्रेणी में है जो कि आपका आता है, ठीक है। GNI को समझिएगा, ये आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। इसके अलावा
विश्व बैंक देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति जीएनआई का उपयोग करता है, क्योंकि यह किसी देश की समग्र आर्थिक भलाई का एक अच्छा उपाय है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जीएनआई किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ साथ उसकी जनसंख्या के आकार को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा विश्व बैंक के द्वारा उपयोग की जाने वाली 4 आय श्रेणियाँ हैं। पहला है कम आय वाला देश, जो कि आपका प्रति व्यक्ति यानी कि जीएनआई आपका $1135 या उससे कम हो तो वो देश आपका कम आय वाला देश होगा। निम्न मध्य आय वाला देश में अगर जीएनआई आपका 1136 से लेकर $4465 के बीच होगा और इसी में अपना देश भारत आता है। इसके अलावा उच्च मध्य वाले देश की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति जीएनआई आपका $4 से लेकर $4466 से लेकर $13,845 के मध्य होना चाहिए। और उच्च आय वाले देश की बात करते हैं तो जीएनआई आपका $13,845 या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप तक का आता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका DC वाशिंगटन में है, जो कि संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है। यह जो बैंक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्य आय वाले देश की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इनमें 2 संस्थान शामिल है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर आपका बॉम्बे होगा। लेकिन इस वीडियो में इस प्रश्न में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पहलू को देखेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका यही आया कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बॉम्बे में कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ हुआ था। ये जो आपका अधिवेशन है पहले पुणे में होना था, लेकिन पुणे में आपका प्लेग फैल गया था। उसके बाद वहाँ से स्थगित कर आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका जो गठन है आपका 1885 में होता है इम्पीरियल सभी सिविल सर्वी के सदस्य एवं ह्यूम के द्वारा। तो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पहली बात तो कब हुआ, तो 1885 में। किसने किया भाई, तो ए ह्यूम ने किया। इसके अलावा पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक कहाँ हुआ, तो पहला बैठक हुआ था 28 दिसंबर के दिन, वही दिन जब आपका इसका स्थापना होता है। इसके अलावा पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए, तो इसको भी याद रखना है। और ये क्या थे, तो भारतीय बैरिस्टर थे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 72 में से 39 थे वो आपका वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। ऐसे आप लोग देखते होंगे जो भी आज के जो आपके बेहतरीन से बेहतरीन जो वकील हैं वो आपके कांग्रेस में ही मिलते हैं, चाहे आपका राम जेठमलानी हो जो कि पहले कांग्रेस में ही थे। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो अभी आपके जो है अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी भारत के बेहतरीन वकील हैं, वो भी आपके अभी कहाँ हैं, तो कांग्रेस में ही है। ठीक है, तो यही आपका है कि कांग्रेस में जो आपके थे शुरुआत में 72 में से 39 वकील थे और ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों का अध्यक्षता। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो पहला तो 1885 का जो बॉम्बे में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। पहला प्रश्न यहीं से बनता है। इसके अलावा सेकेंड आपका हुआ था 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी थे और यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन था। तीसरा आपका हुआ था 1887 में, जो कि मद्रास में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कहें तो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी ही थे, जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसके अलावा 1888 का याद रखिएगा इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले जो कि पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ठीक है, यह पहला अंग्रेज था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, बारी बारी से 1888, 89, 90 को तो नहीं देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। 1894 को याद रखिएगा, जो अधिवेशन मद्रास में हुआ, अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष हुए। इसके अलावा अगला है आपका 1896 का, जो कि कलकत्ता में हुआ था और रहीमतुल्लाह एम शानी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन का खास बात है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है
इसी अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम जिसकी रचना है, जो कि आपका जिसकी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आपका आनंद मठ, ठीक है, उसी में यह आपका आनंद मठ पुस्तक है, उसी उपन्यास सॉरी उसी में इस गीत का रचना है जो कि किया गया है। और बंकिम चंद्र का जो आनंद मठ है वह आपका किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो उपयोग है इसी अधिवेशन में किया गया था। और दादा भाई नौरोजी से याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। एक तो आपका 1906 में, एक आपका किया था सेकेंड वाला 1886 में, एक आपका शायद किए थे आपका 1893 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और बात करें, अगला शब्द है, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि भारत में धन निकासी जो अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था उस पर आधारित है ये पुस्तक। इसके अलावा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन याद रखना है, लखनऊ में हुआ था। एनसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। कांग्रेस का पुनर्मिलन की बात करते हैं तो कांग्रेस कभी अलग भी हुआ था, हाँ हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन भी याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन याद रखिएगा, जो कि कलकत्ता में हुआ था और एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट इसी के साथ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा आपको याद रखना है 1919 का अमृतसर अधिवेशन, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। 1919 का जो अधिवेशन है अमृतसर में क्यों होता है, तो आप लोग को मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है, तो उसी को भुलाने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन वहीं रखा जाता है दिसंबर 1919 में। 1922 की बात करते हैं तो गया में हुआ था, सियादस इसके अध्यक्ष थे। 1924 का याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक ही कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया है, जो कि बेलगाम अधिवेशन था 1924 का। इसके बाद याद रखिएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपके श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। और श्रीमती जो सरोजिनी नायडू हैं पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है। इसके अलावा 1939 का अधिवेशन याद रखिएगा त्रिपुरी में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभी चित्तरमैया का समर्थन किया था और उसके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा 1938 का भी याद रखिएगा, इसकी भी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। इसके बाद 1948 का अधिवेशन याद रखिएगा जयपुर में होता, यह आपका अंतिम सत्र था स्वतंत्रता की बात, ठीक है। इसके अलावा इस डॉक्टर पट्टाभी चित्तरमैया इसके आपके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो ये आपके कांग्रेस से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि हमने आपको इस प्रश्न में बता दिया है, तो आशा करते हैं अब जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे यहाँ से आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगला है फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स, यानी कि जो कवक है निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया था, ब्रेड, पिकल्स, लेदर, क्लोथ, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना था, तो इसका राइट आंसर आपका 1 2 3 4 यानी कि सभी में आपका जो कवक है आपका उग सकता है। इसके अलावा जो कवक होता है बहुकोशिकीय गैर प्रकाश संश्लेषण पौधा है, यह एक कोशिकीय या बहुजटिल बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। कम नमी और कम पीएच वातावरण में भरने में सक्षम, उनका इष्टतम तापमान 20 से 30 डिग्री के मध्य होता है। यह ब्रेड, अचार, चमड़े, कपड़ों पर उग सकता है। वे लगभग किसी भी आवास में पाए जाते हैं, परंतु अधिकांश समुद्र या ताजे जल के बजाय भूमि पर मुख्य रूप से मिट्टी में या पौधे की सामग्री पर रहते हैं। डिंकपोजन नामक एक समूह मिट्टी में या मृत पौधे पर उगता है, जहां वो कार्बन अन्य तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे के परजीवी हैं जो फफूंदी हैं और जंग, पपड़ी या कैंकर जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है। इसके अलावा फसलों में फफूंद जनित रोगों से किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। बहुत कम संख्या में कवक पशुओं में बीमारी उत्पन्न करता है। मनुष्यों में इनमें एथलीट फुट, दाद, यश जैसे त्वचा रोग भी शामिल है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित कृषि, ठीक है। मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो मिश्रित जो खेती है एक प्रकार की खेती है जहाँ भूमि का उपयोग भोजन चारे की फसल उगाने के साथ साथ पशुधन पालने के लिए भी किया जाता है। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन का सृजन शामिल है। मिश्रित कृषि प्रणाली में किसान खाद्य उत्पादन के लिए गेहूं, मक्का, सब्जियां, फल आदि से फसल उगाते हैं,
जबकि मांस, दूध, अंडे और अन्य उप उत्पादों के लिए मवेशी, भेड़, बकरी या मुर्गे जैसे पशुधन भी रखते हैं। इस प्रकार की खेती से किसानों को विविध आय धारा प्राप्त करने और फसल और पशु उत्पादन को एकीकृत करके उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा अगला है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो डेयरी फार्मिंग एक प्रकार की खेती है जो कि दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर संबंधित है, उत्पादन पर केंद्रित है। यहाँ से एक चीज़ याद आया कि दूध उत्पादों के उत्पादन पर वृद्धि करने के लिए एक आपका क्रांति भी चलाया गया था जिसका नाम था आपका श्वेत क्रांति, तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें दूध प्राप्त करने के लिए डेयरी पशुओं, विशेष रूप से गायों, बल्कि बकरियों, भेड़ों को पालना शामिल है, जिनमें मक्खन, पनीर, दही, आइसक्रीम जैसे विभिन्न उत्पाद में संसाधित किया जा सकता है। अगला है आपका वृक्षारोपण खेती। वृक्षारोपण खेती की बात करते हैं तो वृक्षारोपण खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक ही फसल की बड़े पैमानों पर खेती शामिल होती है। आमतौर पर चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, पाम तेल या केले जैसी नकदी फसलें हैं। ये आमतौर पर विशिष्ट फसल के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों वाले उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। अगला है आपका व्यावसायिक खेती। व्यावसायिक खेती की बात करते हैं जिसे वाणिज्यिक खेती के नाम से जाना जाता है। उन कृषि पद्धतियों को संदर्भित करता है जो लाभ पैदा करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ बाजार में बिक्री के फसल या पशुधन का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन, आधुनिक प्रौद्योगिकियों, मशीनरी, उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट का उपयोग शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोपिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की गेलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष लुमी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। माना जाता है कि मोपिन घरों और पूरे गेलोंग समुदाय के लिए धन समृद्धि लाता है और यह भी माना जाता है कि यह महोत्सव बुरी छाया को दूर भगाता है और ईश्वर के सार्वभौमिक सुख का आशीर्वाद फैलाता है। इसके अलावा अन्य राज्यों के अन्य त्योहारों की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। एक एक त्यौहार का नाम यहाँ पर लिखा गया है तो आपको आसानी होगा, जो कि प्रमुख है और आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, उगादी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में भी आता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना देकर कर्नाटक दे दिया जाता है तो उसको भी याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का लोसर है तो लोसर को याद रखना है। असम की बात करते हैं तो बिहू है, जिसका बात हम लोग कर चुके हैं। बिहार की बात करते हैं छठ पूजा है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बस्तर दशहरा है और यहीं पर मैसूर दशहरा को भी याद रखिएगा जो कि कर्नाटक का है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा कार्निवल। गुजरात की बात करते हैं तो नवरात्रि। इसके अलावा हरियाणा की बात करते हैं तो सूरजकुंड शिल्प मेला। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कुल्लू दशहरा। झारखंड की बात करते हैं तो सरहुल। ठीक है, केरल की बात करते हैं तो ओणम को याद रखना है। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव को याद रखना है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को। मणिपुर की बात करते हैं तो होली जैसा त्यौहार याओसंग मनाया जाता है। मेघालय में आपका नोक्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में आपको चाप चारकुट फेस्टिवल याद रखना है। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में आपका पुरी रथ यात्रा मनाया जाता है। पंजाब में आपका बैसाखी लाहौरी मनाया जाता है, लोहड़ी। ठीक है, राजस्थान में आपका पुष्करुट मेला। सिक्किम में आपका लोसुंग। तमिलनाडु में आपका पोंगल। तेलंगाना में आपका बोनालू। त्रिपुरा में आपका खर्ची पूजा मनाया जाता है, यहाँ पर 14 देवताओं की पूजा की जाती है इस पूजा में। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला। उत्तराखंड में मकर संक्रांति। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पर्यटन महोत्सव। चंडीगढ़ में गुलाम महोत्सव। दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप में नारियल पूर्णिमा। दिल्ली में बात करते हैं तो कुतुब महोत्सव। जम्मू कश्मीर में आपका ट्यूलिप महोत्सव। लद्दाख में आपका हेमिस महोत्सव। अभी आपका कोई एग्जाम आपका हो रहा है, ऐसा CSL का ही हो रहा है, उसमें पूछा गया था कि जो हेमिस महोत्सव है वो आपका किस धर्म के लोगों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म होगा। जो हेमिस महोत्सव है आपका बौद्ध धर्म के लोगों से संबंधित है। लक्षद्वीप में आपका ईद उल फितर। अब ईद उल फितर से आपका एक सवाल आया था अभी हाल ही में कि रमजान के महीने के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ईद उल फितर था। पुडुचेरी में पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है आपके राज्य और त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में टोटल 18 हैं। वो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है उसको देखें। उससे पहले यहाँ पर देखिए संरक्षित जैवमंडल देशों के द्वारा स्थापित साइट है और स्थानीय सामुदायिक प्रयासों, ध्वनि विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जैवमंडल का कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत में 18 अधिसूचित संरक्षित जैवमंडल है और संरक्षित जैवमंडल के गठन का उद्देश्य जीवन के सभी रूपों के साथ साथ इसकी समर्थन प्रणाली को, इसकी समग्रता
में संरक्षित करना है ताकि यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की निगरानी मूल्यांकन के लिए रेफरल प्रणाली के रूप में काम कर सके। और दुनिया का पहला संरक्षित जीवमंडल 1979 में स्थापित किया गया था। तब से दुनिया भर के 119 देशों के संरक्षित जैवमंडल का नेटवर्क बढ़कर 631 हो गया है। भारत में बात करते हैं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और आपके यहीं से प्रश्न आते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए कोल्ड डेजर्ट जो आपका है बायोस्फीयर वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तराखंड में। इसके अलावा खंग चेंद जोंगा की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका सिक्किम में है। दिहांग देवांग की बात करते हैं दिहांग देवांग की तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। मानस की बात करते हैं तो मानस आपका असम में है। मानस नेशनल पार्क भी असम में है। डिब्रू सिखोवा की बात करते हैं तो ये भी आपका असम में है। नोकरेक की बात करते हैं तो ये मेघालय में है। पन्ना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश में है। अचान कमार की बात करते हैं तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। कच्छ की बात करते हैं तो गुजरात में सबसे बड़ा क्षेत्र आपका बायोस्फीयर का है 18 में। सिमिलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा में है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। शेष जलम की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में है। अगस्तमाला आपका कर्नाटक तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर है। नीलगिरी की बात करते हैं तो तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। और मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है। नीलगिरी से आपको यह याद रखना है कि पहला शामिल होने वाला बायोस्फीयर आपका ये था नीलगिरी जिसे 2000 में आपका शामिल किया गया था। इसके बाद आपका है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व को आपको याद रखना है। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार के द्वारा प्रत्येक ₹1 की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कितना होगा तो 15 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व के प्रत्येक रुपये में 17 पैसे का योगदान देगा जबकि निगम कर 15 पैसों का योगदान देगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है जो कि आपका 15 पैसा है। इसके अलावा इस वर्ष वित्त वर्ष 23-24 के केंद्रीय बजट का लक्ष्य भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकदार सितारे के रूप में मान्यता दी है और इसकी आर्थिक वृद्धि 7% अनुमानित है जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में एक नहीं है। नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय सेल। कहीं आपने सुना है चुंबकीय चट्टान तो आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा आग्नेय चट्टान कायातनित चट्टान या औषधि चट्टान। ठीक है तो चट्टानों का ये 3 प्रकार है प्रमुख। ठीक है तो उसको देखते हैं। पहला है अग्निमय पत्थर यानी कि आग्नेय सेल। ये चट्टान पिघले हुए मैग्मा या लावा के जमने और क्रिस्टलीकरण से बनता है यानी कि जो भी मैग्मा या लावा आपका निकलता है भूकंप के दौरान ऊपर बहता है और ये आपका फैल जाता है यहीं से जो चट्टान बनता है उसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरणों में आपका ग्रेनाइट हो जाता है बेसाल्ट होता है। इसके अलावा ऑब्सिडियन होता है। तो इसको याद रखिएगा डायरेक्ट पूछा जाता है जो ग्रेनाइट है किस चट्टान का उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान का है। अगला है औषधि चट्टान। औषधि चट्टान की बात करते हैं तो ये चट्टान का निर्माण समय के साथ तल छट के संचय और संघनन से होता है। तल छट पहले से मौजूद चट्टानों के क्षय और कटाव से या पौधे और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त हो सकते हैं। तल छठी चट्टानों के उदाहरण में आपको बलुआ पत्थर चूना पत्थर सेल शामिल है। इसके बाद आपका आता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं तो ये चट्टान गर्मी दबाव या तरल पदार्थ की क्रिया के माध्यम से पहले से मौजूद चट्टानों के परिवर्तन से बनती है। यह परिवर्तन ठोस अवस्था में होता है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान के खनिज विज्ञान बनावट और संरचना में परिवर्तित होता है। इसके उदाहरण में संगमरमर आपका आता है स्लेट आता है गनीश आता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका मिल्खा सिंह होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है द रेस ऑफ माई लाइफ आपका एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धि के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर रेस की जगह द टेस्ट रहता या कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो इसका आंसर क्या होता तो इसका आंसर होता आपका युवराज सिंह। ठीक है द रेस ऑफ माई लाइफ आपका किसके द्वारा लिखा गया है मिल्खा सिंह के द्वारा लेकिन द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक आपका युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को। तो देखिए यहाँ पर आपका है एक ध्यानचंद के द्वारा आपका गोल पुस्तक को लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा।
इसके अलावा द रेस्ट ऑफ माई लाइफ का हो गया है। अगर आपसे पूछे कि 8 क्लोज ऑफ प्ले जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका रिकी पॉन्टिंग के द्वारा लिखा गया है। उसको ऋषभ पंत मत समझ लीजिएगा, रिकी पॉन्टिंग है। इसके अलावा आपसे पूछेगा अनब्रेकेबल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका MC मेरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपसे पूछेगा प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्लेइंग इट माई जो वे पुस्तक है ये आपका सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री जो पुस्तक है वो आपका लिखा गया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 6 मशीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो 6 मशीन जो पुस्तक है ये आपका जो 6 मारेगा वही लिखेगा, तो क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो एस अगेंस्ट जो पुस्तक है ये आपका सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में भी आपका था सानिया मिर्जा। इसके अलावा आपसे पूछेगा प्लेइंग टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्लेइंग टू जो विन पुस्तक है वो आपका साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया है, तो साइना नेहवाल याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछेगा सर्व टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, सर्व टू विन, तो ये पुस्तक आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो माउंटेन अगर लगा रहेगा बॉर्न अगेन टू द माउंटेन पूछेगा तो इसका राइट आंसर अरुणिमा सिन्हा होगा, अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछेगा वाइड एंगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाइड एंगल पुस्तक लिखा गया है कपिल देव के द्वारा। कपिल देव के द्वारा आपका एक और पुस्तक नहीं, वाइड एंगल जो पुस्तक है ये आपका कपिल देव नहीं, वाइड एंगल आपका लिखा गया है अनिल कुंबले के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक आपका कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपसे पूछेगा सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सनी डेज जो पुस्तक है आपका सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है अनडिस्प्यूट, ठीक है, अनडिस्प्यूट पूछेगा जो कि पूछा ही जा चुका है, अभी जो एग्जाम आपका चल रहा है, तो अनडिस्प्यूट जो पुस्तक है वो लिखा गया है माइक टाइसन के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा, माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट जो पुस्तक है वो आपका संजय मांजरेकर के द्वारा। आओ 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक याद रखिएगा सौरभ गांगुली के द्वारा। इसके अलावा लिखिएगा माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम आपका पेले एंड रॉबर्ट एल फ्लिस के द्वारा। माइंड मास्टर पुस्तक लिखा गया है विश्वनाथ आनंद के द्वारा। अनगार्डेड पुस्तक लिखा गया है मिथाली राज के द्वारा। नो स्पिन पुस्तक लिखा गया है श्रीनवान के द्वारा, तो इन सभी को याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया आपका प्लेइंग इट माई वे है जो कि आपका सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। इसका सह लेखक भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो सह लेखक आपके बोरिया मजूमदार हैं, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाया गया था, तो खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका बनवाया गया था चंदेल राजवंश के काल में, तो चंदेल इसका राइट आंसर है। चंदेल राजवंश की बात करते हैं तो यह मंदिर को 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनाया था खजुराहो को, और स्मारक में हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। मंदिर स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर है और इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए शामिल है। खजुराहो स्मारकों का समूह चंदेल वंश के शासन के दौरान किया गया था। अगला है गैर नृत्य राजस्थान के समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो जो गैर नृत्य थे वो आपका भील समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो भील इसका राइट आंसर है। इसके अलावा गवरी हो गया, हाथीमाना हो गया, गैर हो गया, ये सभी आपका राजस्थान में किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। कालवेलिया, भवई, संकारिया, पनियारी, इंडोनी आपका राजस्थान का व्यवसायिक लोक नृत्य है। अग्नि, तेरहताली, गवरी, लंगुड़िया, घूमर, घुड़ला राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक धार्मिक लोक नृत्य है, ठीक है। ये जो तेरहताली है आज आपका SSC CHSL का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें 4 सेट में आपका प्रश्न बना था तेरहताली आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान दिया गया था ऑप्शन में। इसके अलावा राजस्थान की विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला कुछ नृत्य को देखें तो गुर्जर जनजाति के द्वारा चारी नृत्य, भील जनजाति के द्वारा गैब्रियल, बैटमैन हेयर नृत्य, कंजर जनजाति के द्वारा चक्री, पेंजन, धागर नृत्य और गरसिया जनजाति के द्वारा लूड़, वालर, जावदा और कूड और मंडाल नृत्य, ठीक है। अगला है कि दक्कन में मराठों के द्वारा वसूल जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सर देशमुख होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपका मराठा के द्वारा 2 कर लगाया गया था, एक आपका सर देशमुख और दूसरा आपका लगाया गया था चौथ, ठीक है। ये 2 कर क्या थे क्या नहीं थे उसको चलिए देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा भू राजस्व के 25% दिया जाता था, तो चौथ इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम लोग बारी बारी से देखते हैं चौथ के बारे में, तो चौथ भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा समाज के द्वारा लगाया गया एक नियमित कर था। चौथ 18वीं सदी की शुरुआत में लगाया गया था।
चौथ एक वार्षिक कर था जो राजस्व या उपज पर नाम मात्र 25% लगाया जाता। इसके अलावा चौथ उन भूमियों पर लगाया जाता था जो नाम मात्र मुगल शासन के अधीन थे। इसके अलावा एक है आपका सरदेशमुखी। सरदेशमुख चौथ के ऊपर 10% अतिरिक्त कर था। इसकी शुरुआत रामनगर के कोली महाराजा सोमशाह ने किया था और यह राजा का सम्मान था। और चौथ का अर्थ संस्कृत में 1/4 है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इलियास खां का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है, सितार, बीना, तबला और मृदगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सितार ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा इलियास खान जो कि एक जन्म लखनऊ में हुआ और उनके पिता शरदयादव के शाहजहाँपुर घराने से थे, उनकी माँ शरदयादव के लखनऊ घराने से थी और सितार से उनका परिचय उनके पिता ने ही कराया था। और काल्पी के ध्रुपद गायक अब्दुल गनी खान के शिष्य हुआ करते थे आपके इलियास खां। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 37 डिग्री होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान आपका 37 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.44 फ़ारेनहाइट होता है। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान, इसका मतलब है कि आपको बुखार है। इसके अलावा सामान्य शरीर के तापमान को सामान्य मुख्य शरीर का तापमान भी कहा जाता है जो होमोस्टेसिस पर आधारित होता है। होमोस्टेसिस एक घटना है जिसमें शरीर आंतरिक स्थितियों को यथासंभव स्थिर रखने के लिए अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सामान्य मानव शरीर के तापमान की सीमा को आमतौर पर 36.5 से लेकर 37 डिग्री और 97.7 फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट के रूप में बताया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा मानव शरीर का जो तापमान है लिंग, वर्ण, उम्र, दिन के समय, परिश्रम के स्तर, स्वास्थ्य की चिंता पर निर्भर करता है। साथ ही शरीर के किस हिस्से में माप लिया जाता है उससे भी असर पड़ता है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन के द्वारा शरीर के तापमान को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है जिसमें तापमान के अनुकूलन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा सक्रिय किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2022 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो पूछा गया कहाँ किया गया, तो राइट आंसर आपका मोहाली होगा। मोहाली जो कि पंजाब में स्थित है। और होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र 660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया था और अस्पताल का निर्माण भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रखना है। तो ये रहा आपका आज के 25 क्वेश्चन। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।